नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी टीम के द्वारा पीवाईक्यू की सीरीज लॉन्च की गई है आप सभी के लिए, इसी क्रम में हम आज भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं और यह प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनकी हम व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। जो सही विकल्प के साथ जो हमारे अन्य 3 विकल्प बचते हैं, जैसा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भूगोल के आए हुए प्रश्नों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। किसी भी परीक्षा को अगर हम देने जाए, अगर हमें पीवाईक्यू की सीरीज मिल जाए या ऐसा कोई डाटा मिल जाए या कोई ऐसी बुक मिल जाए, तो उससे एक अनुमान लग जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और संभावित ऐसे प्रश्न आएंगे। तो इसी क्रम में बिना देरी के आज की सीरीज को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है जो यूपीएससी परीक्षा वर्ष 1991-92 में पूछा जा चुका है। भारत और चीन तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? याद रखिएगा, भारत और चीन तिब्बत के बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, मैकमोहन रेखा, ड्यूरंड रेखा और रेडक्लिफ रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है, भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका निर्धारण इस रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को किया गया था। याद रखना, आपको डेट आपको लिख लेनी है। 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, भारत के मानचित्र को देखें, तो जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश से संबद्ध है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वी राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को ही हम कहेंगे कि जो चीन से लगा हुआ था वो मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाएगा। डेट आपको नोट कर लेनी है, 27 अप्रैल 1914। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। तो दूसरे नंबर पर दिया ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1893 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? भारत और हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा बनी थी। कब बनी थी? तो 1893 बनी थी। अब हमारा जो तीसरा विकल्प है दिया रेडक्लिफ। तो जो रेडक्लिफ सीमा रेखा है वह कब बनी थी? तो 1947 ईस्वी में बनी थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनी थी उसको हम जानते हैं रेडक्लिफ के नाम से। प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो वर्तमान में राजनीतिक मानचित्र है, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, जो बहुचर्चित सीमाएं हैं, उनके निर्धारण के कालखंड को क्रम में लगाइए। सूची मिलान करने वाला भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो वहां पर आप बताएंगे सबसे पहले सीमा रेखा बनती है ड्यूरंड, सबसे पहले बनती है ड्यूरंड, और ड्यूरंड के पश्चात बनती है मैकमोहन, और मैकमोहन के बाद बनती है रेडक्लिफ। ठीक है, यह भी आपको नोट कर लेना है। क्रम से लगाने वाला प्रश्न यदि आएगा तो वहां पर यह आपके काम आएगा और आप सही उत्तर दे सकेंगे। यहां पर दिया तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और तिब्बत की राजधानी ल्हासा थी। वहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा रहते थे और वहां के निर्वासित सबसे बड़े नेता भी आप कह सकते हैं, सबसे बड़े धर्मगुरु भी कह सकते हैं, जिनका पद नाम है दलाई लामा, जिन्होंने भारत में शरण ले रखी है और भारत के एक हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर उन्होंने अपना निवास बनाया हुआ है, जिन्हें विश्व के कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो यहां पर आप बात करेंगे, क्रम में अगर लगाने को आएगा तो सबसे पहले ड्यूरंड का नाम आएगा, ड्यूरंड के बाद आएगा मैकमोहन का, और मैकमोहन के बाद आएगा रेडक्लिफ का। याद रखिएगा, रेडक्लिफ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2001 में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि अत्यधिक चीनी उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, कटोरा
कहा जाता है। यहां पर गन्ना उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं। यदि आपसे पूछा जाता विश्व में चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा, जैसा कि प्रश्न आपके राज्य से पूछा गया था, हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दें, तो विश्व का चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? तो आपको याद रखना है क्यूबा, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत का चीनी का कटोरा कौन है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के दो अग्रणी चीनी और गन्ना उत्पादक राज्य हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि भारत के दो शीर्ष खांडसारी उद्योग वाले राज्य बताइए, तो वहां पर भी आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, यह भी आपको नोट कर लेना है, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, आबादी वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है, सर्वाधिक खाद्यान्न, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य है, यह भी याद रखना है। और उत्तर प्रदेश बहुत सारी चीजों में भारत के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य नकदी फसल, यहां की मुख्य नकदी फसल यदि आपसे पूछी जाती है तो आपका जवाब होगा गन्ना। गन्ना यहाँ की मुख्य नकदी फसल है, कई नकदी फसलें, लेकिन सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपको बताना है गन्ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्रम है, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इस सीरीज के पूर्व हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला भी आपके लिए लाते थे, वहां पर भी हमारा प्रयास रहता था कि 1 से 2 प्रश्न हम आपसे नहीं वाले पूछें, और लगभग हर वीडियो में हमने बताया भी है कि परीक्षा हाल में यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में यह प्रश्न आपके सामने है, यूपीएससी परीक्षा 1999 में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नहीं को अंडरलाइन कर देना है कि हमसे उत्तर नहीं में पूछा गया है। आपको भी एग्जाम हॉल में जज करना है कि उत्तर आपसे नहीं में पूछा गया कि हाँ में। अब हम प्रश्न एक बार पुनः पढ़ेंगे, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दिल्ली, दमन एवं दीव, मेघालय और पुदुचेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय एक पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है, शिलांग इसकी राजधानी है, यह भी याद रखना है। मेघालय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में आता है। पूर्वोत्तर राज्यों में कितने राज्यों को रखा गया है? 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा गया है, यह भी आपको याद रखना है। उसका प्रमुख राज्य है मेघालय। तो मेघालय एक पूर्ण राज्य है। बाकी जो हमारे 3 विकल्प बचे, दिल्ली, दमन एवं दीव और पुदुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर पुदुचेरी लिखा है, इसको हम पुदुचेरी कहेंगे, पहले पांडिचेरी के नाम से जानते थे। तो ये हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करेंगे वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो आप बताएंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये वर्तमान स्थिति है भारत की। ये वर्तमान स्थिति कब से है? तो 26 जनवरी 2020 से। 26 जनवरी 2020 को नोट करिएगा, 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। तो वर्तमान स्थिति क्या है भारत की? भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसा प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया है। मेघालय भारत का एक पूर्वोत्तर का राज्य है और मेघालय के बारे में भी हम लोग कुछ लोग जान लें, कुछ तथ्य। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो आप बताएंगे मेघालय की राजधानी शिलांग में है, यह भी याद रखना है। मेघालय की जो 3 पहाड़ियां हैं वो 3 जनजातियों के नाम पर यहां से प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए। कौन कौन सी है वो 3 पहाड़ियां या जनजातियां? तो एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जयंतिया।
गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 मेघालय की जनजातियां भी हैं और 3 मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मेघालय का एक स्थान है मासिन राम, मासिन राम, जिसमें विश्व में यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, वर्षा वाला राज्य है। कुछ वर्ष पहले तक यह जो रिकॉर्ड था किसके नाम था? मेघालय में ही एक स्थान था चेरापूंजी, उसके नाम था, लेकिन अब नाम है मासिन राम का। तो मासिन राम जो है वह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, मेघालय राज्य में स्थित है और शिलांग यहाँ की राजधानी है। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं, 3 जनजातियां भी हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? यह प्रश्न यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 19 दिसंबर 2017 को पहली पाली पूछा गया है। धोसी पहाड़ियां, 12 तांग पहाड़ियां, नारकोडम और बैरन द्वीप। तो यह जो वर्ष 2017 का यह प्रश्न है, लेकिन यह बराबर प्रासंगिकता में बना हुआ है, क्योंकि भारत के प्रक्षेत्र में या भारतीय भूभाग में या भारतीय संघ के क्षेत्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप नाम का ज्वालामुखी जो है वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। तो हाल के दिनों में भी यहां पर विस्फोट हुआ, जैसा कि प्रश्न पूछा गया तब भी विस्फोट हुआ था और गत वर्ष भी यहां पर विस्फोट हुआ है, तो इसलिए यह ज्वालामुखी चर्चा में रहा है। बाकी जो नारकोडम द्वीप है यह भी एक ज्वालामुखी है, कुछ भूगोल वेत्ता इसे सुसुप्त ज्वालामुखी मानते हैं और कुछ इसे मृत या शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में भी रखते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? बैरन द्वीप, या कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और जहां की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर वहां की राजधानी है। और हमने एक वीडियो में यह भी बताया हुआ है कि पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और सेलुलर जेल भी यहां पर विश्व प्रसिद्ध स्थित है, जो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2001 में पूछा गया। पश्चिमी घाट, अरावली पहाड़ियां, नीलगिरी और हिमालय। तो इस प्रश्न का जवाब है कि सबसे कम आयु का पर्वत कौन है? तो सही जवाब है हिमालय। हिमालय एक युवा पर्वत है, ठीक है। पर्वत निर्माण की दृष्टि से हिमालय एक युवा पर्वत है। हिमालय को एक वलित पर्वत की श्रेणी में भी रखा जाता है और यह अपनी निर्माणाधीन अवस्था में है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। इसका जो टॉप पीक है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है और कुछ जगहों पर चीन के द्वारा अपडेट दिया गया कि 8,848.86 मीटर है। तो इसका जो टॉप पीक है, सबसे ऊंचा जो शिखर है, उसको हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई मापने का कार्य भारतीय मूल के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने किया था। याद रखिएगा, राधानाथ सिकदर ने किया था। तो हिमालय सबसे इसमें नवीन पर्वत श्रेणी है और कम आयु की है इन चारों विकल्पों में। अब हम बात करेंगे बच्चे वाले विकल्पों पर। पहला विकल्प दिया है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है वह, इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, अरब सागर के समानांतर। यह जो है अरब सागर के समानांतर, अरब सागर के समानांतर, अरब सागर के समानांतर पश्चिमी घाट पर स्थित है, जो ताप्ती नदी के दक्षिण में है। और यह भारत का एक हॉट स्पॉट भी है, इसे हम कहेंगे हॉट स्पॉट, अर्थात जैव विविधता की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों में पश्चिमी घाट को गिना जाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता यहां पर पाई जाती है। यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो जहां पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सघनता होती है और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां होते हुए भी उनकी एक दूसरे पर निर्भरता होती है, उसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। तो ये भारत का सबसे ज्यादा संपन्न जैव विविधता क्षेत्र, इसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी शुरुआत गुजरात से होती है, गुजरात की पालनी पहाड़ियों से लेकर के
दिल्ली की या दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, दिल्ली के रायसीना हिल्स जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक इसका विस्तार है। और अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली का यहां पर हम लिख रहे हैं अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपको बताना है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो 1722 मीटर। यह अरावली का सर्वोच्च शिखर है और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। नीलगिरी का विस्तार दक्षिण भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 16 दिसंबर 2017 को पहली पाली में यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न काफी बड़ा है, तो यहां पर यह पूछा गया कि 1970 के दशक में मौन घाटी का तात्पर्य यहां पर साइलेंट वैली से है या हम इसे शांत घाटी भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरला राज्य में शांत घाटी स्थित है, यह भी याद रखिएगा। और कुंती पूजा नदी पर, कौन सी नदी, वर्ष 1970 में केरल में एक नदी है कुंती पूजा नदी पर बांध बनाया जाना था, बांध बनाना प्रस्तावित था। इसलिए वहां के पर्यावरणविदों ने, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक आंदोलन कर दिया, जिसे हम लोग 1970 के दशक में देखते हैं और यह काफी विवाद का कारण भी बना। यह भी आपको याद रखना है। शांत घाटी आंदोलन केरला में वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। वर्ष 1973 में केरल का एक जिला है पलक्कड़, केरल का जिला कौन सा है, पलक्कड़ जनपद में यह आंदोलन शुरू हुआ था, शांत घाटी, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भरनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार हैं। यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 21 दिसंबर 2017 को पहली पाली में यह प्रश्न पूछा गया है। विंध्य, पश्चिमी घाट, अरावली और पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक भरनेर और एक कैमूर पहाड़ियां। किसका भाग है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है विंध्य पर्वत श्रेणी का ये दो पर्वत जो पहाड़ियां हैं ये भाग है और यह मध्य भारत में स्थित है। ये भी आपको नोट कर लेना। बाकी भी पश्चिमी घाट के बारे में हम पूर्व के क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको। अरावली के बारे में भी बता चुके हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और यह जैव विविधता की दृष्टि से अति संपन्न क्षेत्र है, इसीलिए इसको पर्यावरणविद हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है। तो यह प्रश्न यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 22 दिसंबर 2017 को तीसरी पाली में पूछा गया है। चार विकल्प यहां पर है। सांभर, खारी झील राजस्थान, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, पैंगोंग सो लद्दाख और चिल्का झील उड़ीसा। तो चिल्का झील उड़ीसा इसका सही जवाब है। चिल्का झील भारत की, याद रखिएगा, चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। कहां पर है यह, तो यह पूर्वी घाट पर है, पूर्वी घाट पर है। किससे संबद्ध है, वाटर बॉडी कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है। यह एक लैगून झील है, लैगून झील है। इसे अनूप झील भी कहा गया है, अनूप झील। लैगून झीलों को अनूप झील नाम से भी कुछ भूगोलवेत्ताओं ने मान्यता प्रदान की है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आपको यह भी याद रखना है कि चिल्का झील भारत का प्रथम रामसर स्थल है। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। और रामसर जो एक शहर है वो ईरान में स्थित है, जो कि ईरान इसमें बहुत चर्चा में बना हुआ है करंट अफेयर्स में। आईआर में भी आप ईरान को पढ़ते होंगे। तो ईरान के शहर रामसर में, या जो रामसर नाम का शहर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे
बड़ी खारे पानी की झील। यदि आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए, तो जवाब होगा चिल्का, जो कि एक लैगून झील या अनूप झील है, पूर्वी घाट से संबद्ध है और भारत का पहला रामसर स्थल भी है, यह भी याद रखना है। रामसर शहर ईरान में स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर। वर्ष 1971 में वहां पर अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को बचाने को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम लोग रामसर संधि या रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और आर्द्र भूमियां या नम भूमियों को बचाने के लिए, उनके पर्यावरणीय महत्व को लोगों को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, याद रखिएगा, 2 फरवरी को नम भूमि दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नम भूमि दिवस मनाया जाता है, नम भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चिल्का झील जो है वह पूर्वी घाट पर स्थित है और भारत का पहला रामसर स्थल है। भारत में वर्तमान समय में 98 रामसर स्थल है, यह भी याद रखिएगा, इनकी संख्या 98 पहुंच चुकी है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के स्थल 98 भारत में हैं, जो रामसर की सूची में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। अब हम बात करेंगे बच्चे वाले विकल्पों पर। तो जो पहला विकल्प है सांबर झील, ये राजस्थान में है, भारत की बड़ी अंतःस्थलीय झीलों में इसे शामिल किया गया। नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। पुलिकट झील यह कहां पर है, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। यह भी एक लैगून झील है। कैसी झील है, यह एक लैगून झील है। और पैंगोंग से झील जो है यह लद्दाख में है और यह भी एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। LAC पर स्थित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन या तिब्बत, पूर्व में तिब्बत, वर्तमान में चीन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह, इसे हिंदी में कहेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यह झील स्थित है और यह क्षेत्र विवादित है और यह विश्व के सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। यह हिमालयी परिक्षेत्र में स्थित खारे पानी की झील है, पैंगोंग लेक, यह भी आपको याद रखना है। अब हम जान लें भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आप जान गए चिल्का झील। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है ऊपरी गंगा क्षेत्र, ऊपरी गंगा क्षेत्र। ये यूपी का पहला रामसर स्थल है और ये कब शामिल हुआ था इस सूची में, 2005 में। यूपी का पहला रामसर स्थल आपसे पूछा जाएगा, ऊपरी गंगा क्षेत्र आप बताएंगे। और यह भी याद रखना है कि ऊपरी गंगा का जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो ब्रज घाट से नरौरा तक विस्तारित है। वर्ष 2005 में इसे शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है, यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। यह प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोमट। दोमट मिट्टी में जल धारण करने की निम्न क्षमता होती है और गेहूं की फसल के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं रबी की मुख्य फसल है, गेहूं रबी की मुख्य फसल है, यह भी आपको याद रखना है। गेहूं रबी की मुख्य फसल है, इसके लिए दोमट मिट्टी अनुकूल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। वैश्विक स्तर पर गेहूं की डलिया, ब्रेड बास्केट के नाम से एक युद्धग्रस्त राष्ट्र यूक्रेन को जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं की डलिया किस राष्ट्र को कहा जाता है, तो जो रसिया से युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, यूक्रेन को कहा जाता है गेहूं की डलिया। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव, ये भी आपको याद रखना है। और यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और उसका विवाद किससे चल रहा है, रसिया से। रसिया के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रसिया की कैपिटल क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, मॉस्को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, शीतकालीन वर्षा होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यूपीएससी परीक्षा 1991-92। महाराष्ट्र, असम, असम को यहां पर हम असोम लिखेंगे क्योंकि वर्तमान में इसको असोम के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना, इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, महाराष्ट्र, असोम, तमिलनाडु और केरला। तो जो शीतकालीन वर्षा है वो कहां होती है, तमिलनाडु राज्य में होती है। शीतकालीन वर्षा से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, शीतकाल में भारत के उत्तर पूर्वी मानसून की पवनें प्रवाहित होती, शीतकाल में भारत के उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं। कौन सी पवनें प्रवाहित होती है, तो उत्तर पूर्वी पवनें प्रवाहित होती हैं। और इनको नमी कहां से मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से।
जब आप भारतीय मानसून पढ़ेंगे तो उसकी दो शाखाएं पढ़नी पड़ती है, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये वर्षा शीतकाल में होती है और शीतकाल में सामान्यतः भारत में कौन सी फसल चल रही होती है? रबी की फसल। तो रबी की फसलों के लिए यह वर्षा जो है वह वरदान मानी जाती है, भी आपको नोट करना है। तमिलनाडु राज्य कोरोमंडल तट पर स्थित है और इसमें जो उत्तर पूर्वी हवाएं प्रवाहित होती है, इनको नमी कहां से मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? यूपीएससी परीक्षा 1991-92 का यह प्रश्न है। शरावती नदी, कावेरी नदी, सोन नदी और ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर? तो राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ये भी आपको याद रखना। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा? शिमोगा जिला, कर्नाटक का शिमोगा जिला। कर्नाटक के शिमोगा जिला में यह स्थित है जोग। इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको नोट करना है। और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यदि आपसे ऊंचाई इसकी पूछ ली जाए तो 253 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है, बहुत चर्चा में बना रहता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आपका जवाब होगा कुंची कुल। ये कहां पर है? तो ये भी कर्नाटक राज्य में ही है और शिमोगा जनपद में ही है, यह भी याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 455 मीटर बताई गई है, 455 मीटर। तो यहां पर यदि आपसे पूछा गया जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहां है? शरावती नदी पर। राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? शिमोगा है। ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर के आसपास है। यदि आपसे पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए, तो इसका नाम है कुंचिकुल, कर्नाटक राज्य में है और 455 मीटर ऊंचा है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण शामिल है? ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से संबद्ध हैं? यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 1 दिसंबर 2021 को दूसरी पाली में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है केवल कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। दूसरा है केवल कर्नाटक और तमिलनाडु। तीसरा विकल्प है केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। चौथा विकल्प है केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, जो लास्ट वाला विकल्प है वो सही है। इसमें कर्नाटक शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, पुदुचेरी शामिल है और केरल शामिल है। यह जो नदी है कौन सी? कावेरी। तो कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और लगभग 800 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 800 किलोमीटर यह नदी प्रवाहित होती है और कहां पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, भी याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में अपना जल या नदी विसर्जित कर देती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और जो इसका विवाद है वह कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में चल रहा है। यह विवाद जो है काफी दिनों से चल रहा है, बहुचर्चित है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस अभ्यारण्य को वेम्बानद पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है? यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 14 दिसंबर 2017 तीसरी पाली का प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने, वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य या पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य। ये सब दक्षिण भारत में ही स्थित है, यह भी आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में स्थित है। और यह जो प्रश्न है यह यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 14 दिसंबर 2017 को तीसरी पाली में पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य जो है उसका नाम वेम्बानद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और यह है कहां पर, यह भी जान लेते हैं हम लोग हैं। तो यह जो अभ्यारण्य है यह बहुचर्चित रहता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और यह कोट्टयम जिला केरला में, कहां पर है? तो केरला का एक जिला है कोट्टयम जिला, केरल अर्थात दक्षिण भारत, मालाबार, ये भी आपको याद रखना है। तो वहां पर यह स्थित है और कोट्टयम जिला है, यह भी याद रखिएगा, को वेम्बानद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो यहां पर दिया है वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, सूक्ष्म जानकारी आपको देंगे कि यह कहां पर स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। तो जो वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य है यह भी जैव विविधता के लिए अपनी जाना जाता है और यह तमिलनाडु राज्य में, कहां पर है?
तो यह तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। अगला है घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो जो घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य है यह भी अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में, कहां पर है, तो आपको जवाब देना है घाट प्रभा कर्नाटक में, यह भी दक्षिण भारत में ही स्थित है। अब हमारा लास्ट का विकल्प बचा पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य। तो जो पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी है। तो इसके लिए आंध्रा और तमिलनाडु, आंध्रा में भी है और इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, वर्ष 1992, वर्ष 1973, वर्ष 1994, वर्ष 1987। तो इस प्रश्न को पूछा गया है यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 15 दिसंबर 2017 को, पहली पाली का यह प्रश्न है और इसका पहला विकल्प सही है। भारत में वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, याद रखिएगा। और वर्ष 2023 में, याद रखिएगा, 23 जून यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, 23 जून 2023 को प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को आपस में विलय कर दिया गया, याद रखिएगा। तो वर्ष 2023 में 23 जून की तारीख को प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार के द्वारा एक में मर्ज कर दिया गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 परियोजनाएं हैं जो एक में विलय कर दी गई। अब हम बात करेंगे वर्ष 1973 में भारत में चला था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, यहां पर कौन सा प्रोजेक्ट चला, तो चला प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर यहां पर चलता है। और प्रोजेक्ट टाइगर को चलाने में या इसको लागू करवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही, तो कैलाश सांखला नाम याद रखिएगा, इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ष 1973 के पूर्व वर्ष 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ और उसके ठीक 1 वर्ष बाद उसके अनुपालन में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, कैलाश सांखला, ये भी आपको नोट करना है। अब दोनों ये बड़ी परियोजनाओं को एक में विलय कर दिया गया। अब हम बात करेंगे 1987 में। तो 1987 में ऐसी कौन सी संरक्षण परियोजना चली जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो लाल पांडा संरक्षण परियोजना। ठीक है, लाल पांडा संरक्षण परियोजना 1994 में शुरू हुई। अब हमारा जो अंतिम विकल्प यहां पर बचा हुआ है हम इस पर भी बात करेंगे। तो अंतिम विकल्प में दिया है वर्ष 1987, तो 1987 में चला है गैंडा संरक्षण परियोजना। ठीक है, 1987 में चलाई गई है गैंडा संरक्षण परियोजना। गैंडा संरक्षण परियोजना वर्ष 1987 में चलाई गई है। हाथी संरक्षण परियोजना भारत में 1992 में शुरू हुई। भारत में इस समय कुल 33 हाथी रिजर्व है और 58 टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व है और 58 टाइगर रिजर्व वर्तमान स्थिति भारत में है। वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, यह भी आपको याद रखना है। और वर्ष 1972 में पारित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुपालन में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। 23 जून 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को एक में मर्ज कर दिया गया। यह भी आपको नोट करना है, 2 बड़ी परियोजनाएं उनको एक में मर्ज कर दिया गया। लाल पांडा संरक्षण परियोजना 1994 और वर्ष 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना को शुरू किया गया। गैंडा की आबादी भारत में सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में असम राज्य में पाई जाती है और एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक आवास कांजीरंगा नेशनल पार्क को जाना जाता है।
भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 16 दिसंबर 2017 को पहली पाली पूछा गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 4 राष्ट्रीय उद्यान यहां पर आपसे पूछे गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसका नाम पूर्व में क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान और यह कहां पाया जाता है? तो राजस्थान। ठीक है, कहां पाया जाता है? यह राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा कहां पर है? जैसा कि मैंने अभी आपको बोला पूर्व के क्वेश्चन में, असोम। और एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक आवास भी है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, तो यह वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।